अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा, हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। हमने तो नहीं रखे ना, त्रिशूल कैसे वहां बनेगा। प्रधानमंत्री कौन हो सकता है? अरे ये हम तो बता इतनी दीजिए ना। चॉइस है। आपको महिला चाहिए, महिला पीएम बनेगा। यंग चाहिए, यंग मिलेगा। बुजुर्ग चाहिए, बुजुर्ग मिलेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि कौन बनेगा, लेकिन ये सच है कि यूपी प्रधानमंत्री बनाता है। तो द रूबिका लियाकत शो में आज यही वो सारी खबरें हैं जिन पर आपसे बात करना बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे पहले वो तस्वीर जो आपके लिए जानना जरूरी है, और वो तस्वीर आपके सामने इस वक्त है। नूह में बवाल को लेकर यह तस्वीर, एक शख्स की मौत हो गई है। मेडिकल कॉलेज में 15 घायलों को इस वक्त भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। 3 घायलों की हालत बहुत सीरियस बताई जा रही है, और घायलों में हरियाणा पुलिस के 5 जवान भी शामिल हैं। ये इस वक्त की अपडेट है। लेकिन आप तस्वीरें देखिए, ये अलवर की तस्वीर है, और देखिए किस तरीके से पत्थरबाजी की जा रही है। ये पुलिस की गाड़ियों पर भी बाकायदा जो है, ये अलवर रोड की तस्वीर है, जहां पर नूह की तस्वीर है, लेकिन अलवर रोड की वो तस्वीर जहां पर ये देखिए किस तरीके से पत्थर फेंके जा रहे हैं। और ये टूल किट क्या कह रहा है? ये लोग कौन हैं? ये नकाबपोश लोग कौन हैं जो इस तरीके से पुलिस पर पत्थर फेंक रहे हैं, और वहां जो शोभा यात्रा निकल रही थी उस पर पत्थर फेंके जा रहे हैं? इस वक्त की बड़ी खबर यह कि एक शख्स की मौत हो गई है। हरियाणा के नूह में शोभा यात्रा के दौरान यह जबरदस्त हंगामा हुआ और हिंसा हो गई। देश की राजधानी दिल्ली से महज 83 किलोमीटर दूर हरियाणा के इस इलाके में नफरत की आग ऐसी लगी कि देखते ही देखते लोकल पुलिस के हाथों से बात दूर निकल गई। लेकिन इस नफरत के पीछे की वजह क्या है, उसके लिए आपको वीडियो देखना बहुत जरूरी है। वीडियो में आपको एक शख्स दिखेगा। शख्स का नाम है मोनू मानेसर। ये वही शख्स है जिसके खिलाफ राजस्थान के भरतपुर के 2 युवकों को जिंदा जलाकर मारने का आरोप है। इसी वीडियो के बाद नूह में जो शोभा यात्रा निकली उस पर पत्थरबाजी हुई। ये शोभा यात्रा नूह से फिरोजपुर, जिरका और पुन्हाना की तरफ जा रही थी, और फिर जो हुआ उसका अंजाम आपके सामने था, जहां पुलिस को गोलियां लग रही थी, पुलिस की गाड़ी पर पत्थरबाजी हो रही थी, और धूं धूं कर वहां पर इलाका जलता हुआ नजर आ रहा था। अब तक 15 लोग घायल हो गए हैं, एक व्यक्ति की जान जा चुकी है, 3 मरीजों की हालत बहुत सीरियस बताई जा रही है, और घायलों का इलाज नूह के मेवाती मेडिकल कॉलेज में इस वक्त चल रहा है। 5 घायल बताया जा रहा है कि हरियाणा पुलिस के जवान उसमें शामिल हैं। नूह में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि जिले की सीमा को सील कर दिया गया है। आप समझ रहे हालात किस कदर खराब हो गए हैं। हिंसा के बाद उस जगह पर कुछ लोग फंस गए जो डर के मारे मंदिर में छिप गए हैं। प्रशासन को जैसे ही फंसे लोगों की जानकारी मिली, जवानों के एयर ड्रॉप की खबर हमें भी मिली, और फिर हेलीकॉप्टर की मदद से फंसे हुए लोगों को निकाला गया है। और ये तस्वीरें लगातार साथ चल रही है, जो बता रही है कि हिंसा और माहौल खराब करने में कैसे पुलिस नाकाम रही है। प्रशासन ने इलाके में अब धारा 144 लगा दी है, और 2 अगस्त की रात 12 बजे तक के लिए इंटरनेट सर्विसेज यानी इंटरनेट सेवाओं को और बल्क मैसेजिंग को रोक दिया गया है, क्योंकि वहां पर हालात ठीक नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इन हालात को बिगाड़ा किसने, किसके कहे पर यह पत्थरबाजी हुई, और किसने कानून हाथ में लिया। आज बात जरा ज्ञानवापी पर करनी जरूरी है। एक बार फिर से ये बात इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको याद होगा द रूबिका लियाकत शो में हम एक फॉर्मूला लेकर आए थे। हमने मुसलमानों से सीधे तौर पर बहुत ईमानदारी के साथ ये कह दिया था कि ये बेहतर होगा कि बड़ा दिल दिखाया जाए और अब प्रगति के रास्ते पर चला जाए। मैंने अपने शो दहाड़ में भी इसका जिक्र किया था। भारत के मुसलमानों से ज्ञानवापी मामले को लेकर एक बात कही थी जो इस वक्त इंटरनेट पर चर्चा का विषय है।
आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लगभग वही बात कह दी। पहले मैं आपको दहाड़ शो के उस हिस्से को सुना रही हूं, उस बात को, उस लॉजिक को सुना रही हूं जिसे देश के हर एक नागरिक को, चाहे वो हिंदू हो कि मुसलमान हो, सुननी चाहिए। अयोध्या तो अभी झांकी है और मथुरा काशी बाकी है, ठीक है। अगर इनके मन में इतना पाप और इतनी आप लोगों को लेकर नफरत होती ना हाजिक साहब, तो फिर नारा ये होता कि अयोध्या तो बस झांकी है, पूरा हिंदुस्तान बाकी है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा हमारे 3 बड़े आराध्य देवता हैं। कौन सर? अयोध्या में राम हो गए, मथुरा में कृष्ण हो गए और ज्ञान वापी में शिव जी हो गए। 3 भगवान हैं। ये कहां पूजने जाए? कहां जाएंगे? सऊदी अरब तो जाने से रहे, दुबई तो जाने से रहे हाजिक साहब, कहां जाएंगे? अपनी ही धरती पर अपने ही प्रभु की आराधना करने के लिए कानूनी लड़ाई। ये बताइए किस मुल्क में ऐसा होता है? मेजॉरिटी बिल्कुल पवित्र तरीके से कानूनी लड़ाई लड़ रही है कि मुझे अपने मंदिर में अपने भगवान की आराधना कर। सिंपल लॉजिक था। हम क्या कह रहे थे? 3 आराध्य देव है, कृष्ण है, शिव है और राम है। इन्हीं तीनों के मंदिरों पर आरोप ये लगते रहे हैं और आरोप क्या तथ्य तो सबको पता है कि आक्रांताओं ने हमला किया था। और पहले आप भी जानते हैं कि किस तरीके से आक्रांता जब आते थे तो मेन सेंटर क्या हुआ करता था? मंदिर पर इसीलिए अटैक किया जाता था। अब आज ANI पॉडकास्ट में स्मिता प्रकाश से बात करते हुए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा, हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। वो ज्ञानवापी है और माननीय न्यायालय में गया है, माननीय न्यायालय स्वयं देख लें। अगर वहाँ साक्ष्य हैं, भौतिक साक्ष्य हैं, शास्त्रीय प्रमाण होंगे, अन्य पुरातात्विक प्रमाण भी होंगे, तो स्वाभाविक रूप से इस पे निर्णय होना चाहिए। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। हमने तो नहीं रखे ना, त्रिशूल कैसे वहाँ बने हुए हैं। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। ऐतिहासिक गलती, ये गलती मुसलमानों ने नहीं की, उन आक्रांताओं ने की है। और अब मुसलमानों को ये सुधार कर लेना चाहिए कि जो गलती आक्रांताओं ने की है उसे खत्म कर दीजिए। ये आपके आराध्य देव के मंदिर हैं, आपको हम ये सौंपते हैं, हम अपनी मस्जिद और वहां पर नमाज अदा कर लेंगे, लेकिन इस मामले को अब यहीं रफा दफा और ख़त्म कर दीजिए। ये बहुत ज़रूरी है और मैं बहुत ईमानदारी से आपको ये बात कह रही हूँ। इसके बहुत रेपरकशंस हो सकते हैं, तमाम तरीके के सवाल मुझ पर उठाए जा सकते हैं, लेकिन ये बात हिंदुस्तान की प्रगति के लिए, आपकी और हमारी भलाई के लिए करना ज़रूरी है। आप मुझे बताइए ना, और ये मैं मुसलमान भाइयों से पूछना चाहती हूँ, आप मुझे बताइए, ज्ञानवापी मामले पर पहल करने से आपको कौन रोक रहा है? जिनकी सियासत ऐसे मुद्दों पर चलती है उन्हें हम क्यों मौका दे रहे हैं? हम अपना बड़ा दिल दिखाकर नैतिक रूप से बढ़त नहीं ले सकते हैं। मिलेगी बढ़त हमको। हमने बड़ा दिल दिखाया और हमने कहा कि हिंदुस्तान की ये धरती पावन खूबसूरत धरती, सनातन यहां पर हमेशा से रहा है। जो लोग आकर उसे बिगाड़ने की कोशिश कर गए हैं वो कर गए होंगे, लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं और हम आपकी परंपरा का यहां पर आदर करते हैं। आप हमारा आदर कीजिए। ये रहे आपके आराध्य देव के मंदिर और अब हमारी मस्जिद में हमें नमाज पढ़ने दीजिए। ये बड़ा दिल दिखाइए ना। ये जीत हार की बात नहीं है। यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निशान या उनके अहलो अयाल के पैदाइश वाला मामला नहीं है। आप समझिए इस बात को। ये हिंदुओं के बड़े आराध्य देवों के प्रतीकों का मसला है। और ये सवाल मैं बार बार इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि एक बार आप अगर बड़ा दिल दिखाएंगे तो समाज में ऐसा भाईचारा और जो अपनापन है
वो कायम हो जाएगा जिसके बाद किसी के लिए तनाव पैदा करने की कोशिश करना नामुमकिन साबित होगा। आप जहां से भी मुझे बैठकर देख रहे हैं, आप बताइए ना, आप में से कितने लोग जाकर ज्ञानवापी की उस मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं? कितने लोग जाकर वहां बाबरी मस्जिद में कभी नमाज पढ़ा करते होंगे? लेकिन यहां पूरी दुनिया भर के हिंदू इस इलाके में आकर इकट्ठा होते हैं क्योंकि एक ज्योतिर्लिंग है वहां पर। आज अब डेटा के जरिए भी कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहती हूं, क्योंकि क्या होता है कि इस पूरे मामले पर सबको उलझाने की कोशिश की जाती है, मुसलमानों को उलझाने की, बरगलाने की, डगमगाने की कोशिश होती है। मैं डेटा देती हूं और रिपोर्ट के आधार पर आपको बताती हूं कैसे यह होता है, लेकिन आप प्लीज ये समझिए कि इसमें हित जो है वो हिंदुस्तान का है, इंडिया का है, जहां हिंदू और मुसलमान गंगा जमनी तहजीब के तहत साथ रहेंगे। वरना क्या होगा बताइए? वरना यह होगा कि लंबा ऐसे ही केस खिंचेगा जैसे राम मंदिर में सबसे लंबा लड़ा जाने वाला केस है वो। और फिर कह रही हूं, यहां अपने पक्ष को आगे रखिए। और आपका पक्ष क्या है? आपका मुल्क। जैसे मेरा पक्ष हिंदुस्तान है, भारत है। और जब देश में सभी धर्मों के बीच जबरदस्त विश्वास का माहौल जुड़ जाएगा ना, तो ये नूह जैसी घटना नहीं होगी, पालघर जैसी घटना नहीं होगी, और ना ही ऐसी कोई घटना हमें सुनने और देखने को मिलेगी। आप यकीन मानिए, यहां बरसों से हिंदू मुसलमान एक साथ रहे हैं, और ये मोहब्बत का धागा अगर और मजबूत होगा तो फिर इसे कोई नहीं तोड़ पाएगा। तेज गति से ये देश जो है वो आगे बढ़ेगा। आपको जिन चीजों के लिए और मुखालिफत में जो खड़ा किया जा रहा है, उसका एक पूरा इकोसिस्टम है। आप समझिए, बड़ा दिल दिखाने से ये लोग आपको रोकते रहेंगे, क्योंकि इनकी दुकानें चलती है। वोट बैंक की सियासत ऐसे मामलों को लंबा खींचने में यकीन करती है, वरना क्या बेचेंगे वो? कैसे आपको डराएंगे? सियासतदान और आपके वोट के ठेकेदार बनने की कोशिश में जुटे लोग इस मामले का फायदा उठाते रहेंगे। देखिए, ये इसको कहते हैं मुख्यमंत्री इस बात को जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में एएसआई सर्वे के बारे में मुस्लिम पक्ष ने उसकी मुखालिफत की है। वो आजकल में हाई कोर्ट जजमेंट देने वाली है, और उसको देखते हुए उन्होंने इस तरह का एक बयान दिया, कंट्रोवर्शियल बयान दिया। ये जुडिशियल ओवररीच है। आप मुख्यमंत्री है, कानून को फॉलो करिए। आप कानून को फॉलो नहीं करना चाह रहे, वो मुसलमानों पर प्रेशर डालना चाह रहे, दबाव डालना चाह रहे हैं। जिस जगह पर 400 साल से मस्जिद है, आप वहां पर दबाना चाहते हैं। जहां 350 साल से नमाज हो रही हो, रेगुलर नमाज हो रही हो, पांचों वक्त की जमात से नमाज हो रही हो, तो मस्जिद नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ये गड़े मुर्दे उखाड़ के देश को पीछे क्यों ले जाना चाहते हैं? आगे की बात करें। दुनिया सूरज में जाने की तैयारी कर रही है, हम मंदिर मस्जिद में अभी तक अटके हुए हैं। हम अपने भाइयों के बीच में क्यों दरारें पैदा करें? इन चीजों से जनता को तो नुकसान है, लेकिन वोट पोलराइजेशन करने वालों का फायदा है। ज्ञानवापी मस्जिद का मामला अभी सब जुडिशियल है। इस पर अदालत में बहस चल रही है और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक इस पर बहस जारी है। यकीनन जब कोई मामला ज़ेर अदालत होता है, सब जुडिशियल होता है, उस पर बहस होती है, तो चाहे मस्जिद के पक्षकार हों या मंदिर के पक्षकार हों, सब लोग अदालत के सामने अपने तथ्यों को, अपने सबूतों को रखते हैं। और मेरा ये मानना है कि जब कोई मामला सब जुडिशियल हो तो उस पर कोर्ट के बाहर किसी भी तरीके की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। हसन साहब से और जो हज़रत अभी इस वक्त आपके सामने बातें रख रहे थे कि हाँ ये तो कोर्ट का मामला है, हमें कुछ नहीं कहना चाहिए। हसन साहब कह रहे हैं 300 साल से यहाँ पर नमाज अदा की जा रही है, तो मस्जिद नहीं तो क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है, लेकिन हिंदू पक्ष को सुनिए। वो कह रहा है हम तो 3000 साल से यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, बीच में आक्रांता आ गए तो क्या कहा जाए इस जगह को? असद ओवैसी साहब, आप तो कानून और इसकी बारीकी को बहुत अच्छे से समझते हैं, उसका ज्ञान है, और आप इस बात को जानते हैं कि ज्ञानवापी जैसे मामले में कोर्ट में एक लंबी प्रक्रिया चलेगी, और जब ऐसे मामले लंबे खिंचते हैं और जब इस तरह के मुद्दे कोर्ट में चलते हैं तो दो पक्षों के बीच खाई भी बढ़ती है। आप सोचिए ना,
कभी आपको मस्जिद के नाम पर कहा जाता है कि इस्लाम पर आंच आ गई है, कभी वंदे मातरम लेकर कहा जाता है कि इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी आज इस मुद्दे पर अपनी बात कही, वो सुन लीजिए पहले। देश संविधान से चलेगा, मत और मजहब से नहीं। देखिए, मैं ईश्वर का भक्त हूं, ईश्वर में अगाध निष्ठा रखता हूं, लेकिन किसी पाखंड में विश्वास नहीं करता हूं। कितनी बड़ी बात कही है, और यही तो इस्लाम भी सिखाता है। सोचिए आप, इन मुद्दों पर आपको इतना घुमाया जाता है, आपका ध्यान जरूरी मुद्दों से भटका दिया जाता है। क्योंकि चाहे ज्ञानवापी हो या फिर मथुरा हो या फिर वंदे मातरम, मैं हर मुद्दे पर आपसे बार बार लगातार कह रही हूं और कहती रही हूं, हमारे लिए पहले देश होना चाहिए। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से निकले थे, हिजरी वो जो कैलेंडर की शुरुआत हुई थी, वो क्यों हुई थी? क्योंकि वो अपने वतन से दूर हो गए थे, वतन को इतनी तरजीह दी गई थी, उनको इस बात का इतना गम, इतना दुख था। तो हमें नहीं होना चाहिए अपने वतन के लिए इतनी ही मोहब्बत? हमारी देश की ताकत यही है कि हम देश से मोहब्बत करें। देश हमारी प्राथमिकता होनी ही चाहिए। हमारा विकास हमारी प्राथमिकता बन जाएगा जब देश से मोहब्बत होगी, और देश से जब मोहब्बत होती है तब और कुछ नहीं देखना चाहिए। कोई पाखंड नहीं, कोई दक्यानूस विचार मन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि 14.3% मुसलमानों की तरक्की के बिना देश तरक्की नहीं कर सकता। इसीलिए मैं आपसे अपने दिल की बात कह रही हूं। यह वक्त है मुसलमानों को यह दिखाने का कि वो बहुत बड़ा दिल रखते हुए अपने पूर्वजों की या ये जो आक्रांता है, मैं नहीं मानती, चलिए आपके पूर्वज है, लेकिन उसमें सुधार तो हो सकता है कि उनकी गलतियां होगी, लेकिन वो आप में और हम में खटास नहीं डाल सकते। इन गलतियों को सुधार लिया जाए, यही वो मौका है। अगर हमने इस मौके का इस्तेमाल कर लिया तो यकीन मानिए हमारी आने वाली पीढ़ी इन दावों और कानूनी लड़ाई में बर्बाद होने वाले वक्त का इस्तेमाल करेगी। आगे बढ़ने में इसका इस्तेमाल होगा, नफरत में इसका इस्तेमाल नहीं होगा। आपसे मैं पूछना चाहती हूं, और मैं फिर कह रही हूं, कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या इस्लाम को लेकर कोई बहुत मजबूत किरदार की पैदाइश की कोई जगह होती, या वो कोई याददाश्त की जगह होती, तब तो हम मान लेते, तब कहती कि हाँ ठीक है, ये कानूनी लड़ाई होनी चाहिए। लेकिन आप भी जानते हैं ऐसा नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, इन लड़ाइयों से हमें हासिल क्या हुआ है? 2001 जनगणना रिपोर्ट क्या कहती है? कहती है कि भारत में मुसलमानों में साक्षरता दर 59% थी, जबकि भारत में साक्षरता दर 65%, यानी मुसलमानों की साक्षरता दर देश की औसत से भी कम है। यह रिपोर्ट 2001 में सामने आई थी। इस रिपोर्ट के आने के बाद साल 2011 में फिर से राष्ट्रीय जनगणना की गई, और रिपोर्ट में जो स्थिति है उसमें बदलाव आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था, लेकिन वो बदल के सामने आता उससे पहले एक और आंकड़ा आ गया। मुसलमानों में साक्षरता दर कम क्यों है, यह बड़ा सवाल होना चाहिए। भारत में मुसलमानों की साक्षरता दर 68.54% हो गई, जबकि भारत की औसत साक्षरता दर कितनी है? 74.04%। यानी 2001 और 2011 की जनगणना के बीच अगर कंपेयर कर लिया जाए तो देश की औसत साक्षरता दर के मुकाबले आप देखिए मुसलमानों की साक्षरता दर कहां पर है। ये देखिए 68.54% जो है वो जनगणना के आधार पर साक्षरता 2011 में 68.54 और ये 2001 में 59.1% साक्षरता दर। और राष्ट्रीय औसत क्या है? 2011 में आप देखिए 74.04% और 2001 में क्या होती थी? 64.8%। ज्यादा फर्क यहां पर दिख रहा है। मैं नेशनल जो एवरेज है उसके मुकाबले यहां खड़ा कर रही हूं मुसलमानों की साक्षरता को। यानी जिस मंदिर, मस्जिद, वंदे मातरम और अन्य विवादों में हमें उलझाया गया, उससे सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ तो वो हमारी भावी पीढ़ी को है।
अगर हम धार्मिक मुद्दों से हटकर नौकरी, शिक्षा, रोजगार के मुद्दे पर एक साथ मुखर होकर बात करते तो यकीन मानिए इससे हमारा समाज असल में आगे बढ़ पाता। लेकिन इन मुद्दों पर बात करने से सियासतदानों को कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि फिर आप अपनी असल समस्याओं पर इनसे सवाल पूछने लगेंगे और मैं दावे से कह सकती हूं कि इसका जवाब इन लोगों के पास होगा नहीं। मैं आपको मंदिर, मस्जिद और यूसीसी से अलग सिर्फ उन आंकड़ों को दिखाऊंगी जिसको आपको कोई और दिखाएगा ही नहीं और दिखाता भी नहीं है, क्योंकि मेरा मकसद है कि आप भी भारत के विकास में भागीदार बने। आप विकास करेंगे तो देश विकास करेगा। आपको मालूम है भारत में 3 बड़े और ताकतवर सेवाओं में मुसलमानों की सहभागिता कितनी है, जानते हैं? यह आपको आंकड़े कोई नहीं दिखाएगा, क्योंकि फिर तो सबकी कलई खुल जाएगी ना। भारत में आईएएस यानी जिस सेवा से लोग डीएम, सचिव और अन्य अधिकारी बनते हैं, उसमें सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 3% मुसलमान हैं। भारतीय विदेश सेवा यानी आईएफएस में मुसलमानों की भागीदारी सिर्फ 1.8% है। इंडियन पुलिस सर्विस, जिसे हम आईपीएस अधिकारी कहते हैं, उसमें मुसलमानों की हिस्सेदारी सिर्फ 4% है। ये तो रही यूपीएससी की बात। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में मुसलमानों की भागीदारी सिर्फ 7.8% है। एक और आंकड़ा आपको बता देती हूं, भारत के सभी राज्यों में जो पुलिस काम करती है उसमें सिर्फ 6% मुसलमान सिपाही है। मुसलमानों की आबादी कितनी है? 14.2% लास्ट सेंसस के मुताबिक। यानी देश में 14% के करीब आबादी होने के बावजूद नौकरियों के मामले में आप इतने पीछे क्यों हैं, बताइए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई 2006 में, अब चल रहा है 2023, यानी 17 साल बीत चुके हैं, लेकिन हालात अभी भी जस के तस है, कोई तब्दीली नहीं आई है। यूपीएससी सिविल सेवा 2022 के परिणाम इस साल मई में सामने आए। कुल 933 उम्मीदवारों ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास की। इसमें मुसलमानों की संख्या कितनी थी? महज 30, यानी 3.45%। मुझे यह बताइए, क्या मुसलमानों को एजुकेशन के लिए किसी ने रोका है? किसी ने हाथ पैर बांधे हुए हैं उनके? किसी स्कूल में दाखिले से आपको रोका गया है? बताइए। किसी ने कहा है कि तुम मुसलमान हो, तुम पढ़ाई नहीं कर सकते, तुम मुसलमान हो, तुम कॉलेज में दाखिला नहीं ले सकते, तुम मुसलमान हो, तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं बैठ सकते? किसी ने मना किया है? आप देख लीजिए, जो मैं कह रही हूं और जो आंकड़े इस वक्त है उसमें फर्क ज्यादा नहीं है। आपको इन आंकड़ों को देखकर और दिखाकर उन लोगों से मैं सवाल पूछना चाहती हूं कि जो मुसलमानों की भलाई चाहते हैं, भला चाहने का दम भरते हैं, वो बताएं ना कि मंदिर मस्जिद से आगे भी जहान है कि नहीं है। और सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट मुसलमानों के पिछड़ेपन की गवाही चिल्ला चिल्ला कर दे रही है, वैसे ही हालात 2023 में भी बने हुए दिख रहे हैं। क्यों? उस पर इन लोगों ने आपके लिए क्या किया? मैं जोर देकर पूछ रही हूं। अगर अपनी भावी पीढ़ी के लिए सोचना है तो हमें अपनी शिक्षा, अपने विकास पर जोर देना होगा और ऐसे मुद्दों पर हम सबको आगे आकर कहना होगा कि जो गलतियां हुई है वो हो गई, वो हमने नहीं की है, वो उन लोगों ने की है जिन्होंने इस देश पर हमला करने की कोशिश की थी। वो आकर ताजमहल बना गए, लाल किला बना गए, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन अगर मंदिरों के ऊपर मस्जिदें बना गए हैं तो वहां तो मेरा इस्लाम भी नहीं कहता है कि नमाज पढ़नी चाहिए। और वो जो आक्रांत आए थे वो कोई इस्लाम फैलाने तो नहीं आए थे, आप भी जानते, वो अपना वर्चस्व फैलाने आए थे। ज्ञानवापी हो या मथुरा, आप इन 2 जगहों पर अपना दावा रखिए। वंदे मातरम हमारे देश की पहचान है, उसको मैं गाऊंगी या गाऊंगा। जवाब दीजिए, जवाब उन लोगों को जो धर्म के नाम पर आपको बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, विकास पर मौन साध लेते हैं ये लोग। मैं आपसे अपील करती हूं, खुदा के वास्ते हम मिलकर खुद को और देश को आगे बढ़ाने की अगर सोचेंगे, बड़ा दिल दिखाएंगे, तो इस मुल्क को आगे जाने से कोई नहीं रोक पाएगा और कोई आपके ऊपर उंगली नहीं उठा पाएगा। देश की भी भलाई है और मुसलमान समाज की भी भलाई है। मेरी बातें कड़वी लग सकती है, लेकिन ये हक पर है और ये सच्ची बात है, सोचिएगा जरूर। अब आगे बढ़ेंगे। देश के राजनीतिक हलकों में इन दिनों मणिपुर पर बहुत हंगामा बरपा हुआ है। संसद का मॉनसून सत्र जारी है, विपक्ष का हंगामा चरम पर है। मणिपुर में क्या हो रहा है और आज देश में मणिपुर पर क्या कुछ हुआ, पहले वो कुछ पॉइंट्स आप समझ लीजिए।
3 मई से मणिपुर में मैतई और कुकी समुदाय के बीच हिंसा हो रही है। गृह मंत्रालय के मुताबिक अब तक 150 लोगों की मौत हो चुकी है। मणिपुर पर पीएम के बयान की मांग को लेकर लोकसभा में आज भी हंगामा हुआ। राज्यसभा में विपक्ष के नियम 267 के तहत मणिपुर पर चर्चा की मांग की। सभापति ने नियम 176 के तहत चर्चा को मंजूरी दी, जिसके बाद हंगामा हुआ और राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। इसके अलावा मणिपुर की पीड़ित महिलाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ की गुहार लगाई। I have already given a notice under 267. This is the 9th or 10th day. Continuously all India party, they are giving notices to discuss it. तो मणिपुर पर विपक्ष लंबी बहस की मांग कर रहा है, जबकि राज्यसभा के सभापति ने नियम 176 के तहत 2.5 घंटे की चर्चा का वक्त दिया। हंगामा बढ़ता रहा और केंद्र सरकार ने तो ये तक कह दिया कि विपक्ष मणिपुर की सच्चाई से भाग रहा है। When the government is ready to discuss Manipur, when the government has already acceded to the sense of the House that there should be a discussion on Manipur, they have already spoiled, sir, 9 days, 9 important days of the House. 9 days, the country is watching that this debate could have happened on the first day itself. Government had agreed for it in the all-party meeting. I see no sense, and I wonder what is the message they are trying to give. Are they running away from the debate? मणिपुर में हिंसा हुई, महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, उन्हें नग्न कर इस तरीके से परेड करवाई गई कि कोई भी सोचना नहीं चाहेगा, उसके बारे में सोचते ही रूह कांप जाएगी। वो वीडियो मई का था, जुलाई में दुनिया के सामने आया। यूपी के सीएम ने उस वीडियो के वायरल होने के वक्त पर भी कैसे सवाल खड़े किए, आपको सुनना चाहिए। और सवाल बंगाल के मालदा में महिलाओं के अपमान पर भी खड़े किए। ये वीडियो बनाने के बाद 2 महीने तक क्यों इसको सुरक्षित करके रखा गया था और फिर संसद के एक दिन पहले ही क्यों जारी हुआ? जिस दिन संसद चलनी थी उसी दिन क्यों जारी हुआ? इसके पीछे क्या साजिश नहीं दिखती है? अस्थिरता पैदा करना इसका उद्देश्य नहीं है। कांग्रेस हो या यूपीए हो या INDIA जो ग्रुप है, ये जो ... ग्रुप है, यह ग्रुप अपने यहाँ देखे ना, बेटी मणिपुर की हो या राजस्थान की, यूपी हो या बिहार या वेस्ट बंगाल, हर बेटी को सुरक्षा मिलनी चाहिए, हर नागरिक को सुरक्षा मिलनी चाहिए। बंगाल पर भी विपक्ष की चुप्पी बरकरार है और मणिपुर पर हंगामा हो ही रहा है। आप देख रहे हैं, संसद 10 दिन से नहीं चल पा रही, लेकिन देश की संसद से महज 4 किलोमीटर दूर मणिपुर का जो मुद्दा है वो कैसे उठा, आप समझिए। मणिपुर में गैंगरेप पीड़ित महिलाएं इंसाफ की मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर पर सुनवाई की। कोर्ट ने सरकार से तीखे सवाल पूछे। याचिकाकर्ता महिलाओं की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। याचिकाकर्ता मणिपुर मामले की CBI जांच के खिलाफ है और दलील दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि मणिपुर हिंसा में दर्ज 6000 FIR में किस केस में कितनी FIR है, इन FIR में से कितनी 0 FIR है, अब तक कितने मामलों में गिरफ्तारियां हुई हैं, पीड़ित महिलाओं के बयान कौन दर्ज करेगा, केंद्र सरकार SIT के लिए नाम सुझाए, यदि केंद्र नाम नहीं सुझाता तो कोर्ट कमेटी बनाएगा जिसमें पूर्व महिला जज भी होंगी। मणिपुर मसले पर मंगलवार को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, लेकिन सरकार और विपक्ष में इस मामले पर ठनी हुई है। अब सरकार ने आरोप लगा दिया है कि मणिपुर पर विपक्ष संवेदनशील नहीं है। मणिपुर का सिक्योरिटी, मणिपुर का कम्युनिटी, हर कम्युनिटी सफर कर रही है उधर। उनके ऊपर कुछ चिंता सचमुच हो तो आकर बात करना चाहिए। उनके विजिट के द्वारा क्या उनका जानकारी मिले वो इधर रखना चाहिए। वो ना करते हुए पॉलिटिक्स ही पॉलिटिक्स, मणिपुर के ऊपर पॉलिटिक्स करने वाले बेरहम यूपीए के मैं आज अपील कर रही हूं कि सचमुच मणिपुर गए और आकर इधर बात रखने के लिए मौका जब मिल रही है, आप क्यों उसको उठाना नहीं चाहते हैं? बहुत दुख से कहना पड़ रहा है।
मुझे ये कहने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं है कि मणिपुर पर सिर्फ राजनीति हो रही है, मणिपुर पर सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। सदन में विपक्ष सवाल पूछने को तैयार नहीं और सत्ता पक्ष जवाब देने के लिए विपक्ष की ओर इशारा करके पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है। दोनों यही काम कर रहे हैं। मणिपुर की हिंसा और दिल्ली के हंगामे से दूर पुणे में मंगलवार को ऐसी तस्वीर दिखेगी जो इंडिया गठबंधन की एकता पर सवाल कैसे खड़े करेगी। देखना, यह तस्वीर अभी दिखी नहीं है, लेकिन इंडिया गठबंधन में खटास पहले से पड़ गई है। आपको याद होगा कि विपक्ष की पटना मीटिंग में शरद पवार के शामिल होने के बाद अजीत पवार ने बगावत कर दी थी और महाराष्ट्र की सरकार में शामिल हो गए थे। अब मंगलवार को पहला मौका होगा जब सार्वजनिक मंच पर शरद पवार और अजीत पवार दोनों साथ साथ दिखेंगे। पुणे में लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट के सम्मान समारोह में शरद पवार चीफ गेस्ट होंगे, जो पीएम मोदी को सम्मानित करेंगे। इस मंच पर सीएम एकनाथ शिंदे के अलावा डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजीत पवार भी मौजूद होंगे। शरद पवार इंडिया गठबंधन में शामिल सबसे बड़े चेहरों में शामिल हैं। अब गठबंधन ये चाहता है कि शरद पवार पीएम के कार्यक्रम में शामिल ना हो। यहां हैरानी की बात यह भी है कि एनसीपी ने पीएम मोदी का विरोध करने का भी ऐलान कर दिया है। खुद एनसीपी सांसद वंदना चव्हाण भी शरद पवार से पुणे नहीं जाने की अपील कर रही है। इंडिया गठबंधन को ये डर सता रहा है कि कहीं शरद पवार गठबंधन से अलग हटकर भी तो भविष्य की कोई नई राह नहीं बना रहे। शरद पवार का खेल इंडिया गठबंधन के नेताओं को समझ नहीं आ रहा। एक तरफ तो शरद पवार पीएम का सम्मान करने की तैयारी में है, दूसरी तरफ महाराष्ट्र में बीजेपी को हराने का फॉर्मूला इजाद हो रहा है। उद्धव ठाकरे, बाळासाहेब ठाकरे, बाळासाहेब या ठिकाणी थोरात आहेत आणि मी सुद्धा आहे आणि आम्ही तिघांनी ठरवलं तर कदाचित होईल काय महाराष्ट्रामध्ये। त्याच्यामध्ये काही विशेष वेगळं सांगण्याची गरज नाही। अब विपक्षी गठबंधन को यह समझ नहीं आ रहा कि शरद पवार चाहते क्या हैं, और दूसरी ओर गठबंधन के सूत्रधार जो है नीतीश बाबू, वो भी एक अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार रविवार को जेडीयू के नेताओं से मिले और इस मुलाकात के बाद जेडीयू ने नीतीश को पीएम पद का सबसे योग्य उम्मीदवार बता दिया। नहीं, हम लोग को कौन कन्वेनर के लिए, हमारी इच्छा से हम तो देश के चाहते हैं नीतीश जी प्रधानमंत्री हो जाएं। सिर्फ बिहार और महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी विपक्ष के गठबंधन में एकजुटता नजर नहीं आ रही। कैसे? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग राह पर चल रही हैं। दिल्ली ट्रांसफर पोस्टिंग बिल जल्दी ही लोकसभा में रखा जा सकता है। केजरीवाल बिल पर समर्थन की गारंटी मिलने के बाद ही विपक्ष की बेंगलुरु की बैठक में शामिल हुए थे, याद रखिए। लेकिन कांग्रेस इस बिल का क्या समर्थन कर रही है, इस बयान से समझिए। लोकसभा में तो बीजेपी की मेजोरिटी है, तो सीधी बात है वो बिल पास होगा। ये बिल पास भी होना चाहिए। ये संविधान से मेरे हिसाब से तो उसके जो दिल्ली का स्टेटस है उसके हिसाब से है, कोई इसमें गलत बात नहीं। मैं तो बार बार इस बात को उठा रहा हूँ। ठीक है, अब वो अकेले अरविंद केजरीवाल ने पूरे की पूरी एनडीए महागठबंधन को एक तरीके से गलत समझाया है, तो अब ठीक है, जब कोई बड़ा गठबंधन गलत समझ ले तो वो उनकी गलती है, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। हालांकि कांग्रेस की तरफ से कहा जा सकता है कि संदीप दीक्षित का जो ये बयान है ये उनका पर्सनल बयान है, इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। इधर इंडिया गठबंधन में एक और पीएम उम्मीदवार आज ही सामने आए। उत्तर प्रदेश से इंडिया गठबंधन की अगुवाई कर रहे अखिलेश यादव, आज उन्होंने बातों बातों में मुझसे इशारों में कह दिया कि पीएम बनने से किसी को क्या परहेज हो सकता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि कौन बनेगा, लेकिन ये सच है कि यूपी प्रधानमंत्री बनाता है। तो सुना अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं कि यूपी ही प्रधानमंत्री बनाता है, लेकिन वहां पर किस सीट पर कौन लड़ेगा, कितनी सीटों पर लड़ेगा, ये बड़ा सवाल है। हर पार्टी, हर नेता अपनी अपनी राह चल रहा है। मणिपुर पर जो एकजुटता विपक्ष ने संसद सत्र में होने के वक्त दिखाई थी, वो एक हफ्ते बाद कैसी स्थिति में रहती है, इस पर हमारी नजर रहेगी। पीएम उम्मीदवार पर तकरार लगातार बढ़ रही है। दिल्ली के अध्यादेश पर कांग्रेस का रुख केजरीवाल को नाराज करने के लिए काफी नजर आ रहा है, लेकिन फिर कह रही हूं, संदीप दीक्षित को लेकर पार्टी ये कह सकती है कि इनका ये व्यक्तिगत बयान है। आप लेकिन खुद अंदाजा लगाइए कि स्थिति अभी किस तरफ जाते हुए नजर आ रही है। लेकिन फिर कह रही हूं, मणिपुर पर ये एकजुटता जवाब के लिए जरूरी है, लेकिन कब तक, ये भी बड़ा सवाल है।
अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। ये जो तस्वीरें हैं वो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके की तस्वीर है। इस वीडियो में कुछ लोग आपको तितर बितर होते हुए इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे होंगे। दरअसल एक्चुअली यहाँ पर जो है जलसा हुआ था, कोई सभा का ये वीडियो है जिसे पाकिस्तान की जमीयत उलेमा इस्लाम फजल JUIF ने आयोजित किया था। इस कार्यक्रम में अचानक आवाज आई, जलसे में मौजूद लोगों की चीखें उसके बाद गूंजने लगी। धमाका हुआ, 44 लोगों की मौत हो गई, 400 से ज्यादा घायल हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ऐसी आतंकवादी हरकतें, धमाके, फायरिंग कोई नई बात नहीं है, ये शॉकिंग वीडियो नहीं है, ऐसे तो रोज देखने को मिलते हैं। वहां बेगुनाह लोग अक्सर इसी तरह मारे जाते हैं। जिस इलाके में इंसान ऐसे खतरे में रहता है, वहां पर भारत की अंजू अपने वर्चुअल लवर से मिलने के लिए हकीकत में पहुंच गई। गजब डेयरिंग है। हाँ, वहां उसकी जैसी खातिरदारी हो रही है ना, उससे ये यकीन ही नहीं होता कि ये वही पाकिस्तान है जहां पर सरकार कंगाल हो चुकी है और ज्यादातर लोग दाने दाने के लिए मोहताज है। मतलब आप देखेंगे वो तस्वीरें तो आपको यकीन नहीं होगा, आप कहेंगे अरे ये तो अमेरिका का कोई इलाका दिख रहा है। आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रहा होगा अंजू जो मालामाल हुई है। खैबर पख्तूनख्वा ये पिछड़ा इलाका है, आतंकवादियों से घिरा इलाका है। यहां अंजू और नसरुल्लाह का ड्रोन से प्री वेडिंग शूट हो रहा है। लाखों रुपए का प्लॉट, कीमती सामान गिफ्ट में मिल रहे हैं। ऐसे में यह सवाल लाजमी है उठना कि जिसके घर में रोटी के लिए मारामारी चल रही है, क्या वो मेहमान को पिज्जा खिला सकता है? लेकिन हमारा पड़ोसी पाकिस्तान कुछ ऐसा ही कर रहा है। ऐसे में शक करने का पूरा कारण है कि आखिर ये खिचड़ी क्या पक रही है भाई? दाल में कुछ तो काला है। इनफैक्ट सारी की सारी दाल ही काली लग रही है। अंजू हिंदुस्तान से पाकिस्तान जिस वजह से गई, उस वजह से सीमा पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई। लेकिन मैं अंजू से बात करूंगी क्योंकि सीमा हमारी जो ये बहू है, इसकी गारंटी तो हम ले सकते हैं कि उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। उसे सराखों पर बिठाया जाएगा और ये नकली नहीं है। लेकिन अंजू को लेकर मैं डाउटफुल हूं क्योंकि देखिए सीमा जो है वो तो गैर कानूनी तरीके से भारत आने के बावजूद भारत में इस वक्त सुरक्षित दिखाई दे रही है आपको, क्योंकि यहां संविधान का राज है, कानून का राज है। जो कुछ होगा कानून के तहत होगा। लेकिन अंजू पाकिस्तान के उस इलाके खैबर पख्तूनख्वा में गई है जहां आतंक का राज चलता है। इस इलाके में पाकिस्तान सरकार आतंकियों के आगे घुटने के बल बैठकर सलाम करती है। वहां की आर्मी भी आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी TTP से कांपती है। TTP के हमले में यहां रोजाना औसतन 4 सुरक्षा कर्मियों की हत्या हो जाती है। इस इलाके में आतंकवादियों ने इसी साल जनवरी में धमकी दी थी कि अगर सुरक्षा कर्मियों ने उनका साथ नहीं दिया तो वो रोज एक सुरक्षा कर्मी की जान ले लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा प्रशासन खुद आधिकारिक तौर पर यह मान चुका है कि इस साल जनवरी से जुलाई तक के 7 महीनों में आतंकवादियों ने 175 सुरक्षा कर्मियों की टारगेट किलिंग कर दी है। अंजू से बात करने से पहले मैं आपको पाकिस्तानी सैनिकों के आंसू भी दिखाती हूं, जो रोते हुए अपने ऑफिसर से पूछ रहा है कि हम और हमारे बीवी बच्चे आखिर कब तक आतंकियों के हाथों मरते रहेंगे। सुना आपने, खैबर पख्तूनख्वा की भाषा पश्तो है। पश्तो में ये जो सिपाही है वो ये बोल रहा था कि कब तक हम ऐसे ही ख़त्म होते रहेंगे। तो सोचिए, जहां पाक सैनिक महफूज नहीं है वहां अंजू कैसे महफूज हो सकती है? ये बात हजम हो ही नहीं सकती। अंजू की शादी के ड्रोन विजुअल्स जारी कर दिए जाते हैं, ये पक्का कुछ गड़बड़ है। आपने देखे ही होंगे, नहीं देखे तो फिर से देख लीजिए, साथ ही में चल रहे हैं। फिर दावते वलीमा की तस्वीर आ रही है। कैसे अंजू इतने लोगों के बीच बैठकर खाना खा रही है? मुझे तो ये बात भी बिल्कुल हजम नहीं होती। ये उसके प्रेमी या शौहर का, नसरुल्लाह का घर नहीं है, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के एक रसूखदार कारोबारी फरीदुल्लाह का घर है। यहां पर पाकिस्तानी पुलिस तक अंजू की खूब खातिरदारी कर रही है। यह आपको अजीब नहीं लगता है?
अंजू से बात करने से पहले आपको जिस इलाके में अंजू रह रही है उसकी कुछ और जानकारी दे देना चाहती हूँ। खैबर पख्तूनख्वा की सीमा अफगानिस्तान से मिलती है। टीटीपी अफगानिस्तान की तरह पाकिस्तान में शरिया लागू करना चाहता है। खैबर पख्तूनख्वा के आतंकी ही ये थे जिन्होंने मलाला यूसुफजई पर हमला किया था। 16 दिसंबर 2014 को पेशावर के सैनिक स्कूल पर हमला हुआ था। इस हमले में तहरीक तालिबान ने 126 बच्चों की हत्या कर दी। लेकिन 34 साल की अंजू पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पहुंचकर ऐसा फील कर रही हैं और ऐसी फीलिंग हमको भी दे रही है जैसे वो खैबर पख्तूनख्वा नहीं अमेरिका चली गई हो। ये कैसा फील गुड है? कुछ तो गड़बड़ है। जहां अहमदिया और शियाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाता वहां अंजू को इतनी इज्जत दी जा रही है। जो तालिबान शरिया कानून का हिमायती है, महिलाओं को बगैर पर्दे के देखना बर्दाश्त नहीं कर देता है, गोली से उड़ा देता है, वहां अंजू के ड्रोन से फोटो शूट हो रहे हैं। इसीलिए मैं अंजू से कुछ कहना चाहती हूं, अंजू से कुछ पूछना चाहती हूं। और मुझे यकीन है अंजू तुम मुझे इस वक्त देख रही होगी। सीमा भी पाकिस्तान से भारत आई है, भले ही वो इलीगल तरीके से आई, लेकिन अपने 4-4 बच्चों को साथ लेकर आई। लेकिन अंजू तुमने तो अपने बच्चों को छोड़कर जाने से पहले एक दफा सोचा तक नहीं। तुम्हारी 15 साल की बेटी 11 साल के बेटे पर इस वक्त क्या बीत रही होगी? तुम पाकिस्तान में ज्यादा सुरक्षित हो या भारत में ज्यादा सुरक्षित हो? जब भारत में अपना धर्म बदला तुमने तो किसी ने तुमसे जोर जबरदस्ती की थी। अगर नहीं की फिर तुमने पाकिस्तान में धर्म क्यों बदला? सच बताना, क्या तुम पर कोई दबाव है? कल तुम कह रही थी कि मैं पाकिस्तान घूमने आई हूं, फिर निकाह हो गया, कैसे? फिर तस्वीरें आती है नसरुल्लाह के साथ हाथों में हाथ डाले हरे रंग का पल्लू लहराते हुए। अब तस्वीरें आ रही है दावत वलीमा की। सच में शादी कर ली अंजू तुमने और अपनी मर्जी से की है। तुम्हें अपने पति, अपने पिता, अपने बच्चों का जरा भी ख्याल नहीं आया। तुम उस सीमा से तो कुछ सीख लेती जो कम से कम भारत आई तो अपने 4 बच्चों को तो छोड़कर नहीं आ गई, साथ लेकर आई अपने बच्चों को। सीमा का भारत आने का तरीका गलत था, उसकी कोई पैरवी नहीं कर सकता। जब तक वो क्लियर स्टैंड नहीं कर देती तब तक उनके साथ कोई नहीं खड़ा हो सकता। लेकिन अपने बच्चों के लिए कितना प्यार है ये तो दिख गया ना। और अंजू तुम तो कह रही थी कि तुम घूमने आई हो, घूमते घूमते शादी कर ली, या कहानी कुछ और है? पब्लिसिटी के लिए तो ये सब नहीं किया ना? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सब अब महंगा पड़ रहा है? पाकिस्तान का मोहरा बन चुकी हो तुम। जिस पाकिस्तान के पासपोर्ट को दुनिया के सबसे खराब 3 पासपोर्ट में गिना जाता है, वो मुल्क तुम्हें अपने सबसे खराब प्रांत में जाने देता है। तुम्हारी खातिरदारी पाकिस्तानी पुलिस तक करती है। ये हजम नहीं हो रहा है अंजू, कुछ तो गड़बड़ है। क्या वाघा क्रॉस करते हुए भी तुमसे कोई सवाल नहीं पूछा गया? सुनो अंजू, जो आजादी तुम्हें भारत में मिली है वो पाकिस्तान में तो इस जन्म में मिल ही नहीं सकती। जो गलती पाकिस्तान जाकर की है उससे क्या सच में तुम खुश हो? हमें जवाब चाहिए। तहरीक तालिबान का इलाका क्या सच में तुम्हें पसंद आ रहा है? तुम्हारे लिए अपना देश अपने बच्चों से भी बढ़कर नसरुल्लाह हो गया, या तुम पाकिस्तान के किसी ट्रैप में फंस गई हो? अंजू याद रखना, ये जो इज्जत तुम्हें पाकिस्तान में मिल रही है ना, ये मुझे नहीं लगता कि बहुत दिन ठहरेगी। जिन लोगों ने मलाला को, जो उनकी अपनी बेटी थी, उसे नहीं छोड़ा और वो इतनी इज्जत बख्श रहे हैं, कैसे कोई यकीन करेगा? वक्त रहते गलती सुधार लो, अपने सर से इश्क का जो भूत है वो उतार दो, वरना बहुत परेशानी हो जाएगी। पाकिस्तान में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। महिलाओं की दिन दहाड़े किडनैपिंग हो रही है, धर्म परिवर्तन बहुत मामूली बात है। इसीलिए अगर कोई खेल है तो उस खेल में फंसना नहीं, किसी साजिश का मोहरा बनना नहीं, अभी वक्त है। अंजू के पति अरविंद किस कदर दुखी हैं, सरकार से क्या कह रहे हैं, मैं आपको पहले सुना देना चाहती हूं। मेरे तरफ से तो उसने उसका जो निकाह किया है उसने प्रूफ कर दिया है, बता दिया है कि हाँ निकाह हो गया है, ठीक है। वो उसके पास नहीं थी, वो गई पड़ोस में गई है दावत खाने,
ये भी पता चल गया है मेरे को। मेरी सरकार से दरख्वास्त है, पासपोर्ट वीज़ा इसका रद्द कर दिया जाए, और जो वीज़ा बना हुआ है किसके थ्रू बना हुआ है, किसने बनवाया है, मेरी तो वेरीफाई से हुआ नहीं है। ये सारी छानबीन होनी चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स लगा है, किसके साइन है, ये सारी होनी चाहिए। अंजू, हमें लगता है कि सोच विचार कर लेना चाहिए, बहुत देर ना हो गई हो। मैं तो ऊपर वाले से यही दुआ करती हूँ। यूसीसी पर भारत 24 की मुहिम को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। अब तक 1,77,000 से ज्यादा लोगों ने मिस्ड कॉल दिए हैं हमें। 1,77,000 से ज्यादा लोगों ने समर्थन दिया है हमें। भारत 24 की मुहिम ने स्थापित कर दिया है कीर्तिमान। आप देखिए 9315600415 पर लगातार हमें मिस कॉल मिल रहे हैं। आप भी अगर हिंदुस्तान में यूसीसी चाहते हैं तो मिस कॉल कीजिए, क्योंकि भारत मांगे यूसीसी। आप सुनिए संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यूसीसी के मसले पर आज भारत 24 के कॉन्क्लेव में क्या कहा। सर, यूसीसी पे भारत 24 ने कैंपेन चलाया है। सिर्फ महिला, शादी, प्रॉपर्टी, अडॉप्शन के साथ साथ बहुत बड़ा मुद्दा है ये, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि महिला सशक्तिकरण हो, तो हम तो इसके पक्ष में हैं। आप इसके पक्ष में हैं? नहीं, हमने लॉ कमीशन को ये मैंडेट दिया, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं जी आपके सबके सामने। ये भ्रम फैला रहे हैं जी कि ये इस धर्म के खिलाफ है, इस धर्म के खिलाफ है। इट इज ए सिविलियन लॉ। इसको पर्सनल लॉ के साथ क्यों जोड़ रहे हैं जी? अब जैसे कोई व्यक्ति है, सड़क पे चल रहा है और ट्रैफिक के नियम तोड़ रहा है, तो क्या हिंदुओं के लिए अलग होने चाहिए, मुसलमानों के लिए अलग होने चाहिए? आप क्या मानते हो बताओ? ये सिविलियन लॉ है जी। देखिए जेसी बोस हाँ कर रहे हैं, बस यही विषय है, बस इतना ही समझने की जरूरत है। यही तो समझाने की कोशिश है कि किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, हिंदुस्तान के हक में है। आप भी हमारे साथ जुड़िए, 9315600415 पर मिस कॉल दीजिए, हम इंतजार करेंगे। फिलहाल द रूबिका लियाकत शो में मुझे इजाजत दीजिए। देखते रहिए भारत 24।